हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सचिन की पाठशाला। आज के वीडियो में हम देखेंगे केपलर्स लॉ के बारे में। केपलर्स ने सन के अराउंड प्लैनेट के मोशन को समझाने के लिए जो हमें 3 लॉज दिए थे, जिसे हम केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। तो वो 3 लॉ क्या क्या है वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो केपलर्स के लॉ को डेप्थ में समझने से पहले हमें समझना होगा एलिप्स क्या होता है। एलिप्स को समझाने के लिए मैंने आपके सामने यहाँ पे कोन लगाया। अगर आप कोन का स्लाइस करते हैं एट डिफरेंट सेक्शन से, तो अगर बीच से स्लाइस करेंगे तो सर्कल निकलेगा, थोड़ा सा स्लैंट में स्लाइस करेंगे तो एलिप्स निकलेगा, और थोड़ा सा करेंगे तो पैराबोला, और जो दूसरा शेप बन जाता है वो है हाइपरबोला। बट हमें सिर्फ फोकस करना है एलिप्स में। तो एलिप्स कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। अगर हम देखते हैं सर्कल और एलिप्स में कंपेयर करते हैं, तो जैसे सर्कल में एक रेडियस होता है, उसी तरह से एलिप्स में 2 रेडियस होते हैं। अब इसमें ये होता है, अगर हम डायमीटर देखते हैं, जैसे सर्कल में हम कहीं से भी देखेंगे डायमीटर का जो लेंथ होता है वो सेम होता है, बट एलिप्स में सेम नहीं होता है। अगर मैं आपको एक्सिस से समझाने की कोशिश करूँ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो जो एक्स एक्सिस होता है उसका लेंथ एज़ कम्पेयर टू वाई एक्सिस बड़ा होता है। तो जो एक्स एक्सिस होता है उसे हम 2a से कहते हैं, या फिर अगर हम उसका रेडियस लेते हैं, जैसे हाफ लेते हैं सेंटर से, तो उसे सिर्फ ओनली a कहेंगे। और जो वाई एक्सिस है उसे कंप्लीट अगर हम लेते हैं फुल लेंथ ऑफ वाई एक्सिस, तो उसे हम 2b कहेंगे। अगर मैं हाफ लेता हूँ तो उसे ओनली b कहूँगा। तो ये जो फुल एक्स एक्सिस है इसे कहा जाता है मेजर एक्सिस। मेजर जैसे बड़ा होता है और इसका अपोजिट वर्ड होता है माइनर। माइनर यानी छोटा। तो जैसे वाई एक्सिस है वो एज़ कम्पेयर टू एक्स एक्सिस छोटा है, तो उसे हम माइनर एक्सिस कहेंगे। जैसे 2b है तो कंप्लीट माइनर एक्सिस है, 2a क्या है, मेजर एक्सिस। जैसे मैंने 2b का हाफ लिया था b, तो उसे मैं कहूँगा सिर्फ b। अगर हम देखते हैं तो उसे मैं कहूँगा सेमी माइनर एक्सिस। अगर ओनली सिंगल a हम देखते हैं, हाफ, जैसे रेडियस में देख रहा हूँ, एक्स एक्सिस का जो रेडियस है मेजर एक्सिस का ए देख रहा हूँ, तो ये जो है ये मेजर एक्सिस का हाफ है, ओनली ए है, तो इसे मैं कहूँगा सेमी मेजर एक्सिस। और एक चीज़ अगर हम देखेंगे एलिप्स की, और एक प्रॉपर्टी है, जैसे सेंटर होता है, सेंटर से अगर हम दूर जाते हैं ऑन मेजर एक्सिस, तो वहाँ पर 2 फोकस पॉइंट होते हैं, F1 और F2। आप इसे फोकाई भी कह सकते हैं या फिर फोकस भी कह सकते हैं। फोकस जो होता है वो सिंगुलर वर्ड है और फोकाई जो है प्लूरल वर्ड है। एलिप्स में और एक प्रॉपर्टी है जो आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है, डू यू नो। अब इसमें देखो ये बताया है, ये जो डायग्राम है, ये जो कर्व पाथ है, इस कर्व पाथ से और जो फोकाई है, 2 फोकाई F1 एंड F2, ठीक है। इस कर्व पाथ पे अगर मैं कहीं भी पॉइंट लेता हूँ, जैसे यहाँ पे A दिया है और B दिया है, B से जो F1 है इसको मैं, इस लाइन को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ और F2 तक लेके जाता हूँ, तो ये जो लाइन है, या फिर अब ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन बन रहा है, मतलब F1 B F2, ये जो एरिया बन रहा है ये इक्वल होगा अगर लाइन A से अगर लाइन ज्वाइन होती है F1 और F2 के बीच में। तो ये जो एरिया है F1 B F2 इज इक्वल्स टू F1 A F2। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये एलिप्स की है, जैसे यहाँ पे दिखाया CF1 प्लस CF2 इज इक्वल्स टू AF1 प्लस AF2 दैट इज इक्वल्स टू BF1 प्लस BF2। मतलब हम एलिप्स के उस कर्व पाथ पे अगर हमें कोई भी पॉइंट को फोकस से ज्वाइन करते हैं, द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 2 फोकल पॉइंट फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द कर्व, अगर हम इन दोनों सम करेंगे, दोनों फोकल पॉइंट के डिस्टेंस का अगर हम सम करेंगे कर्व के पॉइंट से, द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 2 फोकल पॉइंट फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द कर्व इज कांस्टेंट। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमें काम आएगी केपलर्स के सेकंड लॉ को समझने के लिए। अब आप एलिप्स अगर बनाना चाहें तो आप एलिप्स खुद बना सकते हैं, जैसे एक पिक्चर में दिखा रहा है यहाँ पे कि आपको एक मेजर एक्सिस ड्रॉ करना है, और उस पर जो फोकाई है वहाँ पे जैसे 2 फोकाई होता है, तो 2 आपको पिन लगाना है, उस पिन से एक थ्रेड बांधना है, या फिर जितना बड़ा आपको एलिप्स बनाना है उसके अकॉर्डिंगली वो थ्रेड आपको वहाँ पे टाई करना है, और फिर पेंसिल पेन से आपको जैसे ड्रॉ करना है आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो से भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं केपलर्स ने जो हमें डिफरेंट 3 लॉज दिए थे रिगार्डिंग प्लानिटरी मोशन, उसके फर्स्ट लॉ के बारे में हम बात करते हैं। तो केपलर्स ने ये बताया था कि सन के अराउंड जो भी प्लानिट रिवॉल्व करता है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और उसका जो शेप होता है रिवॉल्व करने का वो एक एलिप्स के जैसा दिखता है। तो कुछ इस तरह से उन्होंने बताया। जो सन है वो किसी भी, जैसे मैंने बताया था कि एलिप्स में 2 फोकाई होते हैं,
तो सन जो है वो तो एक जगह पे होता है और प्लानट जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। तो जो फोकाई पॉइंट होता है उस पर सन होता है, तो 2 फोकाई होता है, उसमें से किधर भी सन हो सकता है और उसके अराउंड में उस कर्व पाथ पे, उस एलिप्टिकल पाथ पे जो रिवॉल्व करता है वो होता है प्लैनेट्स। तो यहाँ पे जैसे एक अर्थ दिख रहा है रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दी सन। तो फर्स्ट लॉ क्या है वो हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है केप्लर्स फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। तो आपको ये समझ में आ गया रहेगा, यहाँ पे लिख रहा है ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, मतलब जो प्लैनेट है उसका जो ऑर्बिट है वो कैसा है, एलिप्स के फॉर्म में, जिसमें सन क्या होगा, किसी भी एक फोकाई पे रहेगा। ठीक है, तो ये है केप्लर्स फर्स्ट लॉ। अब हम देखते हैं केप्लर सेकेंड लॉ के बारे में। केप्लर सेकेंड लॉ क्या कहता है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो यहाँ पे एक मैंने डायग्राम लगाया जिसमें एक एलिप्टिकल पाथ में प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। सन किस पे है, फोकाई पोजीशन पे है, और जो प्लैनेट है वो एलिप्टिकल के कर्व पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। अगर हम फोकाई से उस प्लैनेट के बीच में जो लाइन है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे जैसे एक सेकेंड डायग्राम में है, इस सन सेंटर पे है, एक फोकाई पे है, और जो इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहा है वो प्लैनेट है। अगर मैं प्लैनेट से सन के बीच में लाइन ड्रॉ करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि प्लैनेट सपोज इस पोजीशन पे था, वो 1 महीने बाद इस पोजीशन पे पहुँचता है। फिर से अगर मैं सन से जहाँ पे पहुँचा है वहाँ से सन के बीच में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो कितना एरिया कवर किया है उसने 1 मंथ में कवर किया है। ठीक है, और मैं देखता हूँ आगे चल के कि जब प्लैनेट का पोजीशन इस तरफ था तो उसने 1 मंथ में इतना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो 1 मंथ में यहाँ पे देखने पे ऐसा लग रहा है कि छोटा एरिया है और यहाँ पे बड़ा एरिया है। तो जब भी हम कंपेयर करेंगे ये दोनों एरिया को, तो जो एरिया कवर किया गया था प्लैनेट के द्वारा अराउंड द सन, ये दोनों सेम होता है, और ये जो टाइम लगता है इसको कवर करने के लिए वो भी सेम होता है। तो यही कहता है केप्लर सेकेंड लॉ। फिर से हम रीड करते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग इन प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये अगर आपको याद रहेगा तो जब मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी डू यू नो वाली, देखो ये वाली, तो इसमें जब मैंने बताया था कि फोकाई से उस कर्व के पाथ में कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, उसका हम एरिया निकालते हैं कहीं से भी, उस ऑर्बिट में कहीं से भी अगर हम उसका एरिया निकालेंगे फोकाई से, तो क्या होगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये है केप्लर सेकेंड लॉ, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आप देखोगे जो ये एलिप्स होता है, सन किसी भी एक फोकाई पे हो सकता है, तो जब प्लैनेट सन के इस तरफ आता है, ठीक है, सन के नज़दीक आता है, तो उसे उस पोजीशन को हम कहते हैं पेरिजी। कहीं कहीं जगहों पे आप पेरीहिलियन सुनोगे, और जब सन से दूर होता है प्लैनेट तो उसे हम कहते हैं अपोजी, या फिर आप कहीं सुन सकते हो एपीहिलॉन। तो जब सन से दूर होता है या फिर जब वो नज़दीक में होता है तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो थोड़ा फास्ट रिवॉल्व करता है, और जब सन से दूर होता है तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो थोड़ा सा स्लो रिवॉल्व करता है। लेकिन अगर हम एरिया देखेंगे तो जब वो फास्ट रिवॉल्व करता है, जितना वो एरिया उस टाइम में कवर किया है उतना ही एरिया जब वो सन से दूर रहता है तो सेम टाइम में वो सेम एरिया कवर करता है। तो ये था केप्लर सेकेंड लॉ। अब हम देखते हैं केप्लर्स थर्ड लॉ के बारे में। तो केप्लर्स थर्ड लॉ क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। देखो ये एक एलिप्स है, एलिप्स के किसी भी एक फोकाई पे कौन होता है, सन होता है, और जो ये एलिप्स का जो पाथ है, इस पाथ पे कौन रिवॉल्व करता है, एक प्लैनेट रिवॉल्व करता है। ठीक है, जैसे हमें पता है कि अर्थ को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग जाता है, 365 डेज, और ये 365 डेज जो है वो क्या है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। तो ये हो गया उसका टाइम पीरियड, मतलब अर्थ को इतना टाइम लगता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में, तो टी इज़ द टाइम पीरियड। अगर हम देखेंगे सन से अर्थ की दूरी, उसे हम मान लेते हैं रेडियस आर। ठीक है, तो ये जो रेडियस आर है इसे हम मान लेते हैं कि जैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिस्टेंस है, लेकिन हम एक इसका एवरेज मीन निकालते हैं। तो मीन डिस्टेंस जो हम चेक करेंगे, या फिर मीन डिस्टेंस जो है ये किसके बीच में है, बिटवीन प्लैनेट एंड सन, और इसे हम किसे डिनोट कर रहे हैं, आर से। तो थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर आप जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं, ये बराबर है
ये बराबर है उसके मीन डिस्टेंस पे, और वो मीन डिस्टेंस कब, क्यूब पे, मतलब द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लानट। अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, या फिर हम इसका डेरिवेशन निकाल दे कि कैसे ही आया। देखो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सन है इतना बड़ा है, ठीक है, और इसके चक्कर लगा रहा है कौन, अर्थ। अर्थ का भी एक मास है, सन का भी एक मास है। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट है ना, एक दूसरे की तरफ इन दोनों का एक कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा है जो एक दूसरे को एक की तरफ खींच के रखा है। जैसे यहाँ पे देखो ये लेडीज़ क्या कर रहे हैं, फुगड़ी खेल रहे हैं, तो इन दोनों ने कांस्टेंट एक फोर्स लगाया है, इसलिए तो ये गिर नहीं रहे हैं और अच्छे से घूम रहे हैं। या फिर हम इसी को समझ लेते हैं कि एक सन है एक जगह पे और जो दूसरा वाला है, दोनों ने अच्छे से टाइट फोर्स लगाया है, इसके वजह से वो गिर नहीं रहे हैं। तो जो अर्थ है वो कहीं गिर नहीं रहा है या फिर ऑर्बिट से नहीं जा रहा है, और जो सन है वहीं पे दोनों ने एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाया है, ठीक है। तो यहाँ इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पुल है। क्या है, ग्रेविटेशनल पुल। और ये कैसे होता है, कांस्टेंट होता है। जो सन ने लगाया एक कांस्टेंट फोर्स लगाया और जो अर्थ ने लगाया कांस्टेंट फोर्स लगाया, तो कांस्टेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आपको पता रहेगा। वो क्या होता है, जो फोर्स होता है बिटवीन एनी टू मास ऑफ द बॉडी, वो क्या होता है, क्या लिखते हैं हम फॉर्मूला, एफ इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम। ये जो दोनों मास है इन दोनों का प्रोडक्ट सन एंड अर्थ का, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो एफ इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब कोई भी बॉडी अगर ऑर्बिट में रहती है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे एक ऑर्बिट में कोई भी बॉडी है जैसे घूम रही है, जैसे यहाँ पे एक जो ये आपको गेम पता रहेगा जिसे मौत का कुआं हिंदी में कहते हैं। कार जो है वो घूमते रहती है एक पाथ पे और वो गिरती नहीं है नीचे, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर एक्ट करता है। जिस तरह से ये झूला हुआ है, ठीक है, झूले में देखो है कैसे, तो ये भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। या फिर ये जो डायग्राम है कार, तो कार कैसे मूव कर रही है, कर्व पाथ में जो कर्व रोड है उस पर मूव कर रही है, और उसका वेलोसिटी किस तरफ, इस तरफ है, लेकिन उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन जिस पर ग्रेविटी लग रही है वो अर्थ का जो है कोर से बीच से आ रही है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है जिस वजह से वो बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो जो भी कोई भी चीज़ अगर ऑर्बिट में होती है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अगर हम इन दोनों कंपेयर करेंगे, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो एक आर और ये स्क्वायर कट हो जाएगा, स्मॉल एम कट हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा, जी एम अपॉन आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। वी जो है वो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम क्या है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी लिख देंगे, और डिस्टेंस क्या है, जैसे एक सर्कुलर पाथ में बॉडी रिवॉल्व करे तो सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो वी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस जो है टोटल 2 पाई आर अपॉन टी। तो यहाँ पे वी की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर इज इक्वल्स टू वी के जगह पे हम डाल देंगे 2 पाई आर अपॉन टी और द होल स्क्वायर, एम अपॉन आर इज इक्वल्स टू, अगर ये मैं ब्रैकेट खोल दूंगा स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए, टी स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, तो टी स्क्वायर को मैं इधर लेके जाऊंगा, बाकी सब यहाँ पे। तो ये 4 पाई स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है, और ये यहाँ पे आर आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करके आर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे आके अपॉन में जी एम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो 4 है वो तो नंबर है, वो कांस्टेंट है। पाई का वैल्यू भी हमें पता है क्या है, कांस्टेंट है 3.14 समथिंग, ठीक है, 3.14 है, जैसे हम 22/7 लिखते हैं, तो ये सब क्या है, कांस्टेंट है। और जी जो है वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, और मास जो है कांस्टेंट रहेगा। तो हम ये कांस्टेंट जो है इसको हटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, टी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू आर क्यूब, ठीक है। क्या है ये, आर क्यूब। अब ये कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि हमने क्या देख रहे हैं, एलिप्स में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आर है वो क्या है, रेडियस है सर्कुलर ऑर्बिट का, ठीक है, जो एक सर्कल में होता है उसका रेडियस है। लेकिन हम एलिप्स देख रहे हैं, एलिप्स में आर नहीं होता, क्या होता है, ए होता है मेजर एक्सिस। तो यहाँ पे आर के बदले क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, तो ए क्यूब। तो ये होता है इस तरह से फॉर्मूला, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए क्यूब। ए क्या है, मेन डिस्टेंस बिटवीन प्लानट एंड द सन। तो ये है केप्लर्स थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लानट फ्रॉम द सन।
तो ये थे 3 लॉस जो केप्लर्स ने हमें दिए थे। आई होप आपको ये तीनों लॉस समझ में आए रहेंगे। थैंक यू।